बहुत सारा रॉकेट गिरा, सैन्य अभ्यास करने लगा। अब आप कहेंगे खाली ये नहीं होने का बात बतिया रहे हो, ये तो बताइए नहीं रहे हो कौन देश डर गया है रॉकेट दागने से। हाँ तो रुकिए, इहो बताएंगे कि कौन देश डर गया है। तो इस देश का नाम, नमस्ते। तो चाइना ताइवान के बीच बढ़ती टेंशन के बारे में तो आप सब जान ही चुके होंगे, और अभी देख रहे हैं कि चाइना एकदम जब से ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है, एकदम धमाधम युद्ध अभ्यास किए जा रहा है। और चाइना क्या कर रहा है ना कि ताइवान के चारों तरफ अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया और रॉकेट पे रॉकेट दागे जा रहा है। इसे ताइवान की तो हालत खराब हो ही चुकी है, लेकिन एक और देश भी है जिसकी और भी नींद उड़ गई है। अब आप कहेंगे कि ससुरत चाइना ताइवान पे के अगल बगल में रॉकेट दाग रहा है, तो दूसरा देश का काहे नींद उड़ रहा है, क्या बोल रहे हो? तो हाँ, ऐसा एकदम सही बात है, एक और देश है जिसकी नींद उड़ गई है, और उसी देश के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उस देश के पहले जानने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर चाइना और ताइवान में हमेशा ही टेंशन काहे बना रहता है, काहे ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पीछे, चाइना हमेशा ताइवान के पीछे काहे पड़ा रहता है। तो इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के थोड़े पहले से हुई थी, जब चाइना में दो ही पार्टियां एकदम से अपने आप में लड़ रही थी और चाइना भयानक गृह युद्ध हो रहा था। तो उसी समय से इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय चाइना में दो पार्टियां, माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन काई शेक की नेशनलिस्ट पार्टी आपस में ही लड़ रही थी। अब कहेंगे आप गृह युद्ध कथी होता है? तो गृह युद्ध में क्या होता है ना कि एक देश होता है जिसमें लोग अपने में ही लड़ रहे होते हैं। जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में अभी कुछ दिन पहले गृह युद्ध का हालात थे, जहाँ की अफगानिस्तान की सरकार हमेशा तालिबान से लड़ाई कर रही थी, तो ये गृह युद्ध की हालात थे। और अब देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबान का किया कि अफगानिस्तान की सरकारें को खदेड़ दिया और खुदे बैठ गया। इसी तरह से चाइना में जो माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते का की नेशनलिस्ट पार्टी, चीन का शेक की नेशनलिस्ट पार्टी को का कि वहां से चाइना से खदेड़ दी। अब क्या हुआ? अब क्या करे चीन का शेक? तो ये लोग का किया कि एगो आइलैंड था चाइना के बगल में, चाइना तो बहुत बड़ा है, आप मैप में देख भी पा रहे होंगे, और इसी के बगल में एक छोटा सा आइलैंड है, उसी को ताइवान कहते हैं। वहां पे ये लोग आकर के बस गए और यहीं पे क्या किए, धीरे धीरे डेवलपमेंट करने लगे और धीरे धीरे क्या किए कि अपना सरकार उरकार बनाए, उसके बाद में सेना होना रखने लगे। अब इस तरह से ताइवान क्या किया कि अपना सेना होना सब रखने लगा, और वो बोला कि हम एक अलग देश है जिसका नाम है ROC। ताइवान वाले कहते हैं खुद को ROC, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना कहता है नहीं हम लोग PRC है, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन चाइना का एक और टेंशन है, वो कहता है ना ये लोग हमारे यहाँ से जाके गए हैं वहाँ पे, तो ये चाइना का ही पार्ट है, और लोगों से कहता है जबरदस्ती कि नहीं, अगर आपको हमसे संबंध रखना है चाइना से तो आपको वन चाइना पॉलिसी मानना होगा। अब आप कहेंगे वन चाइना पॉलिसी कथी है? तो वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि आपको ये मानना हो कि जो बड़ा वाला चाइना है यही चाइना है, और ये जो ताइवान है इस नाम का देश कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए चाइना के दबाव में कहिए चाहे कुछ भी समझिए, बहुत बड़े बड़े देश भी इस वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं और ताइवान को देश का दर्जा नहीं देते हैं। भले ही वहाँ पे सरकार है, उसका सेना है, यहाँ तक कि उसका फाइटर जेट ले रखा है और उसका इकोनॉमी भी बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अमेरिका, भारत, ऐसे बहुत सारे देश, मतलब समझिए कि 90% देश ताइवान को देश मानते ही नहीं है। लेकिन अब फिर कहेंगे तो अब काहे भड़का है, जब सब लोग मानता ही नहीं है तो फिर चाइना भड़क काहे लगे? तो इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक ही है, इसके पीछे का रीजन है नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा। अब कहेंगे ससुर नैन्सी पेलोसी कहाँ से आ गए? तो नैन्सी पेलोसी अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर है। अब कहेंगे निचला सदन कथी होता है? तो निचला सदन मतलब जिस तरह से हम लोग के यहाँ लोकसभा है, उसी तरह अमेरिका में निचले सदन है, उसी की वो स्पीकर है। अब वो क्या कही कि हम ताइवान यात्रा पर जाएंगे, तो चाइना तो कह रहा है कि ससुर एक उड़ी कहता है तुम लोग कि हम वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, दूसरी तरफ तुम लोग ताइवान का यात्रा कर रहा है। तो चाइना अमेरिका पर पूरा भड़क गया, कहा कि इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा, आइएगा तो आग से खेलने जैसा हो जाएगा। अब जो बाइडेन बेचारा क्या करे, तो बूढ़ा हुआ आदमी है, वो आया कहा कि हम इस बारे में नहीं जानते हैं, वो अपना मन से जा रही हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अब आप भी सोचिएगा कि नैन्सी पेलोसी क्या ले रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका का ही समझा चाल है। अब इसके पीछे एक और रीजन है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ताइवान है ना, वो सबसे बड़ा चिप्स कुरकुरे खाने वाला और आलू वाला चिप्स नहीं, चिप्स और वो जो गाड़ी वाड़ी में लगता है और सेमी कंडक्टर से बने जो भी प्रोसेसर, ये सब, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल खरीद रहे हैं तो मोबाइल में प्रोसेसर होता है, मोबाइल जितना बोर्ड बनता है ना सब सेमी कंडक्टर से बनता है। उसका जितनी हाईटेक गाड़ियाँ आ रही है जिसमें देखते हैं रिमोट से स्टार्ट हो जाता है, ये सब जितना रिमोट वाला चीज़ है सब में सेमी कंडक्टर लगता है।
और ताइवान जो है ये दुनिया का 80% चिप्स और सेमीकंडक्टर का निर्यात करता है। अब अमेरिका सोचता है कि अगर चीन इसको हथिया लेगा तो क्या करेगा, निर्यात बंद कर देगा, पूरा दुनिया में तबाही मचा देगा कि हम जब चाहेंगे तब निर्यात होगा, जब चाहेंगे तब निर्यात बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका क्या करता है कि ताइवान को पीछे से मदद करता है। अब कहेगा पीछे से मदद करने का क्या मतलब, पीछे से मदद करने का मतलब है कि फ्रंट पे आके नहीं कहता है कि हम ताइवान के साथ है, पीछे से अपना फाइटर जेट भेज देगा ताइवान को, सेना वना के लिए सहायता देते रहता है। तो इस तरह से अमेरिका क्या करता है कि ताइवान को मदद करते रहता है। अमेरिका कभी नहीं चाह रहा है, चाहे और भी देश जितने भी बड़े बड़े हैं कभी नहीं चाहेंगे कि ताइवान चाइना के हाथ में जाए। जिस तरह से हांगकांग पे चाइना ने अपना अधिकार कर लिया। आप कहेंगे हांगकांग कथी है, तो हांगकांग भी पहले एक ऐसा ही ताइवान के जैसे था, लेकिन इसकी बात हम कुछ किसी और वीडियो में करेंगे। मतलब सीधे समझ लीजिए कि चाइना चाहता है कि ताइवान को कब्जा कर ले, लेकिन अमेरिका चाहता है कि कब्जा नहीं हो, और इसी के लिए नैन्सी पेलोसी गई हैं। अब इसीलिए नैन्सी पेलोसी का जैसे यात्रा हुआ है, बस चीन का हुआ है ससुरा ताइवान पे पूरा भड़क गया। अमेरिका पर तो वो ऑलरेडी भड़कल रहता है, कहता है कि आके अपन एने दादागिरी दिखाता है। तो इसलिए नैन्सी पेलोसी है, बस चाइना कहा कि ना इसका खामियाजा आपको बहुत भुगतना होगा, और कहा कि ताइवान पे चाइना धड़ाधड़ रॉकेट दागने लगा, और इतना सारा रॉकेट दागा, उसके ताइवान के चारों तरफ समुद्र है, समुद्र में बहुत सारा रॉकेट गिरा है, सैन्य अभ्यास करने लगा। अब आप कहेंगे खाली ये नहीं होने का बात बतिया रहे हो, ये तो बताइए नहीं रहे हो कौन देश डर गया है रॉकेट दागने से। हाँ तो रुकिए, ये बताएंगे कि कौन देश डर गया है। तो इस देश का नाम है जापान। कहेंगे क्या बतिया रहे हो, जापान डर जाएगा, इतना बड़का देश है, पूरा हालत खराब कर देता है, इतना सब चीज़ में आगे है, मेट्रो हुए हम लोग के यहाँ दिल्ली में बनाए, आप कहेंगे जापान डर जाएगा। हाँ जापान डर गया है। पूछे क्या है, क्या कि जापान के पास अपना कोनो सेने नहीं है, और वो बेचारा डरा गया है। उसके रक्षा मंत्रालय से रिपोर्टर आया कि चाइना का 5-6 गो रॉकेट हमारा एरिया में आके गिर गया, जापान में गिर गया। नहीं, जापान का जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आप कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कथी होता है, तो स्पेशल इकोनॉमिक मान लीजिए जापान है, उसके अगल बगल में थोड़ा दूर जो समुद्रवा है, वो वाला जोन एरिया हुआ है, वो जोन उसमें क्या हुआ है कि चाइना का बहुत सारा रॉकेट 4-5 गिर गया, इसलिए जापान बेचारा डर गया। तो आप कहेंगे जापान अपन सेना काहे नहीं रखता, तो इसका भी एगो कहानी है। तो इसका कहानी है कि जापान पहले सेना रखता था, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले रखता था, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जापान इतना गर्दा उड़ाया उसकी सेना कि मतलब सब लोग का हालत खराब कर दिया था। लेकिन फिर आए हमारे अंकल चाचा, वो का किए आए और 2 बम उठाए और जापान पर गिरा दिए, वो जापान का हो गया हालत खराब। आप भी सुने होंगे हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका का किया कि 2 बम गिरा दिया। अब जापान बेचारा हालत खराब हो गया, वो बोला कि चलिए हम अब सरेंडर करते हैं, हम घुटना टेक दिए। जापान बेचारा हार मान लिया द्वितीय विश्व युद्ध। अब अमेरिका आया, बोला कि देखिए आपकी सेना तो बहुत बर्बरतापूर्ण लड़ाई लड़ी है, लोग का हालत खराब कर दी है, अब आपको अभी से सेना नहीं रखना होगा। तो जापान का सोच रहा हम सेना नहीं रखेंगे तब तो जौन आएगा तो हमें ठोक पीट के चल जाएगा, जौन आएगा तो काट पीट देगा चल जाएगा। तो अमेरिका कहा कि नहीं, हम आपका रक्षा करेंगे, आपको सेना पे 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी हथियार पे कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं, हम आपका रक्षा करेंगे। तो जापान की रक्षा का जिम्मेदारी कौन लिया है, अमेरिका लेके बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जापान में पुलिस नहीं है, जापान में पुलिस है लोगों को शांत करने के लिए, मतलब आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा में ये अंतर होता है। बाहरी सुरक्षा सेना करती है, मतलब बाहर के लोगों से सुरक्षा कौन करता है, सेना करता है, और अंदर के लोगों से सुरक्षा कौन करता है, मान लीजिए अंदर में कोनो रिबेलियन हो गया, मान लीजिए कोनो आतंकवाद माओवादी हो गया, जैसे ये सब आंतरिक सुरक्षा, तो इसके लिए कौन होता है, पुलिस होती है। तो जापान में पुलिस है लेकिन सेना नहीं है। तो सेना के लिए कौन जापान का सहयोग कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। और इस सेना नहीं रखने के लिए जापान से अमेरिका ने क्या किया कि 1951 में सितंबर में समझौता किया, जिसको हम रक्षा समझौता भी कहते हैं, और बोला कि अब आप सेना उना नहीं रखिए, हम आपका सुरक्षा करेंगे। और उस टाइम से जापान बेचारा सेना नहीं रखता है, उसका सुरक्षा कौन करता है, अमेरिका करता है। ये बात आप समझ गए। लेकिन लोग के मन में एगो डर बैठ गया अमेरिका को लेकर। आप कहेंगे डर कथी बैठ गया, डर ये बैठ गया है कि अमेरिका क्या किया था, अभी यूक्रेन को भी गाछ पर चढ़ा दिया था, और जैसे उनसे रूस खदेड़ा, बस अमेरिका उनसे 9-11 हो गया। 9-11 नहीं हुआ, पीछे से तो सहायता कर ही रहा था, लेकिन 9-11 मान लीजिए कि लड़ तो कौन रहा है, अमेरिका का, यूक्रेन का ना सेना लड़ रहा है, अमेरिका का सेना तो जा नहीं रही है लड़ने। तो इसलिए लोगों को भी डर हो गया है। तो इसलिए हो सकता है कि जापान में कहीं बहुत सारा भारी प्रोटेस्ट भी देखने को मिल सकता है कि जापान को अब सेना भी रखना चाहिए, और इस तरह जापान भी फायदे में रहता है। ऐसा नहीं है, क्या कि कोई भी देश होता है ना, तो उस सेना पे एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करता है, जिसको जापान क्या करता है, बचा लेता है। और देखिए जापान टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। जो हम लोग के यहाँ होंडा कंपनी आई थी, जो हीरो साइकिल वाला के साथ हीरो होंडा बनाने लगी, वो जापान ने की है। सुजुकी जो आई थी मारुति के साथ बनाए, वो जापान ने की है। तो मतलब आप ही देखिए कितना बड़ी बड़ी कंपनी जापान से आ रही है।
लेकिन एक और घाटा भी है, इहो डर है कि कहीं अमेरिका उसको जब युद्ध हो तो छोड़ के ना भाग जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।